चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन यानी कि जो नगरीय निकाय है और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे ओवरव्यू, और साथ में हम देखेंगे इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस है, कुछ पुराने ईयर्स में आए वाले जो क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए जो केंद्रीय है, केंद्र मतलब जो होता है सेंट्रल लेवल पर, और दूसरा होता है राज्य यानी कि जो स्टेट लेवल पर। दोनों स्तर पर हमको गवर्नमेंट दिखती है यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार देखने को मिलती है, निर्वाचित सरकार की मौजूदगी देखने को मिलती है। परंतु यहाँ तक ये काफ़ी नहीं है, केंद्र और राज्य तक ही काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर भी जो स्थानीय मामले हैं उनकी देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो, और हम इसी में ये सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगी। स्थानीय शासकीय निकाय का महत्व समझ लेंगे हम, 73 व 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके अंतर्गत जो है यानी कि स्थानीय शासकीय निकायों के काम और उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होगी, सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो कुछ पृष्ठभूमि है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर पुराने समय की अगर बात करें तो भारत में ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की जो व्यवस्था है अर्थात स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है प्राचीन काल में ऋग्वेद, चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की जो आयंगर व्यवस्था है उसमें भी स्थानीय शासन के जो बीज है वो हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सन 1882 की बात करें तो इसके बाद अगर बात करें तो ये अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे उस समय, जिसने जो है इन निकायों को बनाने की एक दिशा में पहला कदम उठाया। उस समय इसे जो है मुकामी बोर्ड अर्थात लोकल बोर्ड कहा जाता था, परंतु इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वे सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाए। भारत शासन अधिनियम 1919 और साथ ही 1935 के अंतर्गत अगर बात करें तो ये जो प्रवृत्ति है काफ़ी जारी रही, मतलब जो प्रांत है प्रांतों में पंचायत बनने शुरू हो गई। और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें तो जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय जो है प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 73 व 74 संविधान संशोधन जो कि 1992 में देखने को मिलता है। इसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा चुके थे। इसी सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, ठीक है। और इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास के विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, और इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। तो इसी से संबंधित हम विभिन्न प्रकार की समितियां जो देख लेते हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सिफारिश की थी, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रमुख समितियों के अंतर्गत पहला नाम देखने को मिलता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है सन 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया था और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 1953, इनके अध्ययन के लिए इसका जो है गठन किया गया था। 1957 में इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और मुख्य रूप से आपको याद रखना त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी यहाँ पर सिफारिश की गई। दूसरी समिति देखने को मिलती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में देखने को मिलती है, और इसने जो है द्विस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था है उसकी घोषणा की, और वर्ष 1978 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा जीवी के राव जो समिति है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इसके द्वारा जो है सन 1985 में इसका जो गठन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की, मतलब जो है सिफारिश की इसने। फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अगर बात करें तो इसके द्वारा जो है जी ये जो है वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है इस समिति का गठन किया। नवंबर 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही। जो पंचायती राज है उसको, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही। अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से 73 और 74 संविधान संशोधन जो हुआ, जो कि 1992 में हुआ। इसमें बात की गई 73 संविधान संशोधन में बात की गई पंचायती राज व्यवस्था की, और अनुच्छेद नंबर 243 से 243 अणा यानी कि ओ तक बात की गई। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और राज्य सूची का विषय है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74 संविधान संशोधन की अगर बात करें तो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, ये आपको याद रखना। आगे हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है 73वें संविधान संशोधन के तहत। त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिलती है, जो कि ग्राम पंचायत लेवल पर, मंडल या तालुका या जनपद के लेवल पर मिलती है, और तीसरी मिलती है जिला लेवल पर। तो तीन चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। चुनाव की अगर बात करें प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ चुनाव होता है। अगर 5 वर्ष के पहले अगर भंग हो जाती है पंचायत तो यहाँ पे भंग होने के 6 माह के अंदर यहाँ पे चुनाव होना अनिवार्य होता है, और बाकी का समय यहाँ पे जो अगली जो पंचायत होती है वो बाकी का समय यहाँ पे कंप्लीट करती है। मतलब पूरे 5 वर्ष नहीं मिलते, जो बचा हुआ समय है यानी कि 2 वर्ष पहले वाली भंग हो गई है तो 3 वर्ष बाद के मिलेंगे। आरक्षण की अगर बात करें 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, और SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा।
विषयों का हस्तांतरण की अगर बात करें तो यहाँ 29 विषय इसमें शामिल है, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिलते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत। राज्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 में इसकी व्यवस्था की गई है। राज्य चुनाव आयुक्त जो कि पंचायतों के चुनाव को जो है कंप्लीट कराने का काम करेगा। राज्य वित्त आयोग जो फाइनेंशियल जो है जो भी फाइनेंस की चीज़ें हैं वो देखने का काम करेगा। और राज्य वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद नंबर 243 के झा यानी कि आई के अंतर्गत दिया गया है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। पंचायतों का लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 यानी कि जा के अंतर्गत ये बात कही गई है, जो कि पंचायतों के लेखा परीक्षण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। 29 विषय आप जो है सर्च करके देख सकते हैं कंप्लीट रूप से। और अनुच्छेद नंबर 243 का जो जी है, इसमें पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के संबंध में प्रदेश की जो विधायिका है यानी राज्य की जो विधायिका है कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट एक्ट जिसे बोलते हैं पीसा एक्ट। पीसा एक्ट यानी कि जो स्पेशल जो प्रोविज़न रहते हैं, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जो छूट जाते हैं वो उसके अंतर्गत यहाँ डिफाइन करते हैं। यानी कि संविधान का अनुच्छेद जो है 243 ड यानी कि एम के अंतर्गत यहाँ पे जो है भाग 9 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में जो है क्षेत्र जो छूट देते हुए यह प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा अपने प्रावधान को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए ऐसे अपवाद और संशोधनों के अधीन कर सकती है जो इस तरह के कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कानून को जो है संविधान में संशोधन माना जाएगा। 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायतों के जो अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम है, जिसे हम बोलते हैं पीसा एक्ट, है ना, 1996, उसको जो अधिनियमित किया। वर्तमान में हमको 10 राज्य देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना। ये कंप्लीट 10 राज्य यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए, हमने देखे 73वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। तो ये जो है हमको 1992 में देखने को मिलता है और ये किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को यहाँ पे लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि पी से लेकर 243 या 6 यानी कि जेड जी तक हमको ये कंप्लीट रूप से देखने को मिलता है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध, ठीक है। अब अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मुंबई अथवा कोलकाता जैसे जो बड़े महानगर, उनकी पहचान तो बहुत आसान होती है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच स्थित होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। भारत की जनगणना में शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे क्षेत्रों को जो है कुछ आधार पर यहाँ शहरी माना जा सकता है, जैसे कि जिनकी संख्या 5,000 की जनसंख्या हो, जिनकी इस क्षेत्र के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो इन सभी कंडीशन को अगर पूरा करता है तो उनको शहरी क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे दी जा सकती है। 74वें संविधान संशोधन में जो है 73वें संविधान संशोधन का दौरा है, लेकिन यह संशोधन जो है शहरी इलाकों से संबंधित। 73वें संविधान संशोधन सभी प्रावधान अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषय का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, राज्य वित्त आयोग, ये जो सभी है 74वें संविधान संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिका पर भी लागू होते हैं। स्थानीय जो शहरी स्थानीय निकाय है उससे संबंधित अगर देखें तो यहाँ टोटल मिलाकर आपको 18 विषय देखने को मिलते हैं, जबकि पंचायत यानी 73वें संविधान संशोधन में आपको 29 विषय देखने को मिलते थे, ठीक है। और जो 18 विषय है 12वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। 18 विषय आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो कुछ विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन IAS PCS में और कुछ जो है मॉडल क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा? तो देखिए यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वयस्क सदस्य, ये गलत है। गरीबी रेखा यानी BPL के परिवार के सदस्य, ये भी गलत है। सभी पिछड़े समुदाय के परिवार के सदस्य, ये भी गलत है। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये मनरेगा के अंतर्गत आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? इसका नाम मनरेगा कब किया गया ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या है? तो क्या सही है? 7 कंडीशन दी है, 7 में से हमको बताना है कौन सी सही है। तो देखिए, परिषद के 3/4 सदस्य हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये गलत है, ठीक है।
इसके अलावा परिषद के 3/4 जो है निर्वाचित सदस्य हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए ये सदस्य की बात की जा रही, परंतु यहाँ निर्वाचित सही है, दूसरा नंबर का यहाँ पे सही होगा। फिर यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा, ये गलत है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 यानी विशेष बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन, ये गलत है। तो हमारा 2, 4, 6 कहाँ सही है? देखिए बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और भारत में महानगर योजना समिति के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में जो है भारत में जिला स्तर पर जो उपभोक्ता विवाद निवारण है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा होगा? देखिए राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिला में 1 से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, तो सही है। तो ये गलत नहीं होगा, तो इसलिए आंसर भी नहीं होगा। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिन्हें माल या सेवाओं का कुल मूल्य जो है 50 लाख से अधिक नहीं होगा, तो ये गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा सी। बाकी उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जो है जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी ही सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये भी सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि में कितनी अवधि के अंतर निर्वाचन होना चाहिए? तो 6 माह, यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ देखिए स्थानीय निकाय दिए है और राज्य 1999 के स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ देखिए उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, तो ये हमको देखने मिलता असम में, ठीक है। मंडल जो है मंडल परिषद की अगर बात करें तो ये मिलता आंध्र प्रदेश में। जनजातीय परिषद की अगर बात करें तो ये मेघालय में, और ग्राम पंचायतों का अभाव अगर बात करें तो मिजोरम में। तो इस हिसाब से देखें तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो पहले सही वाले देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। परंतु 3 हमारे सही है। स्थानीय निकाय में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करेगा 5 वर्ष के अंतर्गत, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, ये सही है। स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करेगा, ये भी निर्वाचन आयोग राज्य के लिए, ये भी सही है। तो हमारे 3 सही है, 1 गलत, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर जो कि गलत है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो नगर पालिका जो नागरिक है, नागरिकों की शिकायतों पर जो है राज्य सरकार का जो है यहाँ पे स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने के इच्छुक है और उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि यहाँ पे उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ये सही है और यहाँ पे ये जो है ए नंबर का गलत, बी भी गलत है और ये डी भी गलत है, सी आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना। देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए गलत होगा। पंचायत के समय पूर्व भंग हो जाने पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है, बिल्कुल सही। यानी कि अगर टोटल 5 वर्ष है, 5 वर्ष में पहली पंचायत 2 वर्ष के लिए यहाँ पे 2 वर्ष के बाद भंग हो गई, तो बची जो आने वाली पंचायत है मतलब फिर से जो चुनाव होंगे उनके बाद जो आएगी तो वो 3 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा सही है, दूसरा बस सही है, पहला गलत है, इसलिए बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत जो है उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों के संबंध में संरचना के लिए क्या कौन करेगा? ये राज्य का विधानमंडल, बी नंबर का राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, तो क्या निर्दिष्ट करता है? देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए इस दिन हमको देखने को मिलता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, देखिए जिला योजना समितियों का गठन करने की, गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 3 यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करना है और हमको सही आंसर का यहाँ पे चुनाव करना है। देखिए, राज्य के पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, बिल्कुल सही। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिका के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है। राज्य के मतलब जो राज्यपाल है उसके निर्देशनों के अनुरूप पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता, गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जो गए जो मतदाता सूची है उसको तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, ये भी गलत है। तो 2, 1 और 2 सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो है उसने जो है प्रावधान किया है, तो यहाँ देखिए पंचायतों को नियमित चुनाव कराने, बिल्कुल सही। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण 1/3, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का निवार, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दिए गए संबंधित विषय को पंचायत की शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। डी नंबर का राइट आंसर सभी चारों। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती जो राज्य संस्था उसका गठन होगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई, तो ये देख सकते हैं हम, देखिए सर्वप्रथम राजस्थान में, और दूसरी मतलब जो है उसके बाद कहाँ पर प्रारंभ की गई, तो देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों जगह यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में जो है सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो राजस्थान के अंतर्गत ही आरंभ किया गया, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, समितियों की बात की गई और यहाँ पर उनके द्वारा सुझाव दिया गया जो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय पंचायती राज संवैधानिक व्यवस्था, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय की बात की गई थी। LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की गई। GB R राव जो है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, तो यहाँ पर C नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, उसकी सिफारिश थी, तो उसकी सिफारिश क्या थी, जो है त्रिस्तरीय की जो है बलवंत राय मेहता ने की थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये हम देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 40 DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग नंबर 4 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, यानी कि 51 तक। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका आंसर है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। डी नंबर का हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका जो है सकती है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ देख सकते, देखिए ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति, सही है, ठीक है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के लिए संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो है प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पर केवल 1 यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था, ये गलत है। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन यानी कि केवल 1, सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ हम देखें तो देखिए जो भाग 9 है उसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, सही है। भारत के संविधान भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद नंबर 243 का के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है, नगर परिषद और नगर निगम। तो प्रत्येक राज्य के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो इसलिए 1 बस सही होगा हमारा, केवल 1। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ देखिए जन स्वास्थ्य है, इसके अलावा स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवा है, परंतु लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण नहीं है। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कौन सा सही नहीं है, तो गलत पहला तो सही देख लेते हैं, सही कौन सा है। देखिए ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ये सही है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित और 5 पंच मनोनीत हो सकते हैं, तो ये गलत है, तो सही नहीं है, तो हमको गिनते जाना, दूसरा गलत है। उसके बाद हम देख सकते हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें
सॉरी ये जो चौथा नंबर का है तो आप यहाँ नंबरिंग सुधार लीजिए, इसको जो है तीसरा नंबर कर दीजिए, ठीक है। और ये तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, तीसरा नंबर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, गलत। आप देखिए 2 और 3 गलत हो गए। फिर उसके बाद ये जो है चौथा नंबर को 5वां नंबर कर सकते हैं आप, ये 5वें नंबर को चौथा नंबर, बाकी 5वां सही है, नंबरिंग यहाँ मिस्टेक होगी। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये सही होगा। पंचों के निर्वाचन में जो है समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, तो ये भी सही है। इसके अलावा मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते, तो ये गलत है। तो गलत हमारे कौन कौन से हुए, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ और छठवां गलत हुआ। दूसरा, तीसरा, छठवां यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में अधिनियम के अनुसार क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम एवं जिला स्तर पर 2 स्तरीय, गलत है। पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम एवं खंड स्तर पर 2 स्तरीय, ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं में खंड एवं जिला स्तर 2 स्तरीय व्यवस्था, ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं में खंड, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय, ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पंचायतों के लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में प्रावधान बनाता है, तो राज्य की विधायिका ये काम करती है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्न में से कितनी जनसंख्या में कम से कम पंचायती राज व्यवस्था में जो है मध्य का स्तर नहीं होगा, तो इसमें जो है 20 लाख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 20 लाख से कम होने पर यह व्यवस्था नहीं होगी। 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन किया गया था, तो ये अशोक मेहता, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए नंबर का, ठीक है। निम्न में से वह कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो ये राजस्थान है। इसके अलावा पंचायती राज किस सूची में आता है, ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। निम्न में से किस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लोगों की सहभागिता का सुझाव दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए राजस्व के स्रोत है, तो हम देख सकते हैं कर है, ठीक है। उसके बाद शुल्क एवं जुर्माना भी है, इसके अलावा अनुदान भी है, परंतु ऋण यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम से योजना समितियों के गठन का उपबंध है, तो ये जो है 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में देखने को मिलता है। एक नगर पालिका में नगरीय क्षेत्रों का अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र जिसे निम्न में से कौन घोषित करता है, तो ये जो है राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। नगर पालिका विधेयक संसद में सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के समय पेश किया गया, तो ये थे राजीव गांधी, सी नंबर का राइट आंसर है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ गठित किया गया, तो ये मद्रास, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो ये मद्रास जो है चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ देखें संविधान की अनुसूची के किस युग में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के प्रकारों को सम्मिलित रूप से जो है यहाँ सम्मिलित किया गया, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची, डी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था जो है उसका प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था, तो ये हम देख सकते हैं विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, ए नंबर का ही हमारा राइट आंसर होगा। सहकारी समितियों को निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के तहत संविधान का दर्जा मिला है, तो ये 97 यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये देखने को मिलता है। भारत में पंचायत प्रणाली कब व कहाँ शुरू की गई, तो ये कहाँ शुरू की गई, ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य देखना है, तो देखिए 1992 में संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, सही है। 11वीं अनुसूची 243W से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो है कथन सत्य है, यानी कि 1 और 2 दोनों है। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है, भाग 9, भाग 9 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भाग 9 के का में आपको नगर पालिका से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, बी नंबर का राइट आंसर है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होंगे, तो ये 6 माह के भीतर होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए असमी मैत्री यानी कि असम है, मेघालय है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिजोरम, तो ये चारों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित कथन सत्य कथन का चुनाव करना है, तो देखिए 1/3 मिलता है, बिल्कुल सही। 1/3 से अधिक स्थानों का आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई, तो दोनों सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है।
नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित में से किन किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो ये जो है नगर विकास मंत्रालय से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले, गृह मंत्रालय, परंतु शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में नहीं है। तो यहाँ पर सही कथन कौन कौन से है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के में परिकल्पित 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना। तो इस अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, बिल्कुल सही। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दो नंबर का गलत होगा, पहला बस सही होगा, ए नंबर का राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायत से संबंधित जो कुछ अनिवार्य प्रावधान उनकी चर्चा की गई है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत रखे गए हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, पंचायतों को उचित कर, पथ और शुल्क आदि के आरोपण और संग्रहण का अधिकार। तो ये यहाँ इसके अंतर्गत नहीं है। तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए आरक्षण, प्रत्यक्ष चुनाव के लिए जो है प्रत्यक्ष चुनाव, ये सही है। ग्राम सभा का गठन, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रत्येक ग्राम स्तर पर जो है पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, गलत है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 2 नंबर यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में शहरी स्थानीय निकाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की परिकल्पना करता है। तो ये गलत है, ठीक है। और नगर निगम उन नगरों में से जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है स्थापित किए जाती है, ये भी गलत है। बॉम्बे तथा कलकत्ता देश के पहले नगर निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों के समय की गई थी, ये भी गलत। यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए नगर निगम का निर्माण उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम जो है 1687 में मद्रास में किया गया तथा उसके पश्चात 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही कथन का चुनाव करना। जिला योजना समिति 2/3 सदस्य जो होते हैं जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं, सही है। महानगरीय योजना समिति 4/5 सदस्य महानगर क्षेत्रों में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्ष के द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं, ये भी सही, यानी कि जो ऊपर वाला है देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पूछा गया क्या सत्य है, जबकि यहाँ पे क्या है या सत्य है, और ये दूसरा भी या सत्य है, यानी कि दोनों में से कोई नहीं यहाँ पे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों सही नहीं है, यानी कि हम देख सकते हैं 243 का यह घ यानी ZG में जिला योजना समिति का प्रावधान है और यह समिति जिले की पंचायत एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को संगठित करने के साथ साथ जिला स्तर पर एक विकास योजना समिति को विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। और इस समिति के 4/5 भाग ना कि 2/3 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का यह जो है यानी कि ZE में महानगरीय योजना समिति की चर्चा की गई है, जो कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास के लिए योजना प्रारूप तैयार करती है। 2/3 ना कि 4/5 भाग यहाँ पर सदस्य महानगर क्षेत्रों में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। तो ये तो थे हमारे कंप्लीट रूप से स्थानीय स्वशासन से संबंधित ओवरव्यू और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आने वाले एग्जाम के लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर जो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेंगे MPPSC और अदर जो सब्जेक्ट है उनके अदर कोर्सेज से संबंधित, ठीक है।